अपना स्थलमंडल कंप्लीट हो चुका है। आज बात करते हैं जलमंडल के बारे में। स्थलमंडल में हमने पढ़ा है प्रमुख विश्व के महाद्वीप, और महाद्वीप अपने जो 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप अपने कंप्लीट हुए। अब 7 महाद्वीपों के बाद में हम पढ़ते हैं जलमंडल, क्योंकि विश्व के भूगोल में आपको 3 पार्ट बताए थे, जिनमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो अपना एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्थलमंडल, और दूसरा आगे बात करते हैं जलमंडल के बारे में। तो आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ें कौन सा है जलमंडल। जलमंडल है, इसमें हम प्रमुख महासागर पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, इनके अलावा पृथ्वी की प्रमुख गतियां हैं, वो जो संपूर्ण पार्ट आएगा आगे इसी में कंप्लीट करेंगे। महासागरीय प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, तो इस प्रकार का जो है वो हम पढ़ेंगे कि इसमें जलमंडल में। तो जलमंडल के बारे में देखो बात करते हैं हम सबसे पहले कि जलमंडल है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, क्या कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर विस्तार है। कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो कितना आएगा 71%। लगभग 71% भाग पर विस्तार है। और पृथ्वी के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर विस्तार है। कि पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो कितना है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर किसका विस्तार आ जाता है जलमंडल का। तो जलमंडल है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पे है, और पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर के भाग पर स्थित है। लेकिन इसी जल में से हम बात करें कि जलमंडल का 97.2% भाग लवणीय, या जिसे हम बोल सकते हैं खारा है। देखो जो जलमंडल है उस जलमंडल का 97.2% भाग तो कैसा आता है, खारा आता है, लवणीय है। लेकिन इसी जलमंडल का 2.8% भाग स्वच्छ जल है। तो जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल तो कुल जल का मात्र कितना प्रतिशत आता है 2.8% आता है। बाकी जो 97.2% भाग है वो कैसा आता है लवणीय या खारा जल है। लेकिन इसी के भी बारे में बात करें, जो ये जलमंडल का 2.8% भाग है, इसमें से भी 2.1% जल या 2.1% भाग इसका ध्रुवों पर बर्फ के रूप में स्थित है। कि जलमंडल है उसका ये जो स्वच्छ जल है, उस स्वच्छ जल 2.8 का 2.1% भाग है वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में, जो शेष बचा है 0.7% भाग है ये है नदियों, झीलों और भूमिगत जल है, जिसको हम काम में लेते हैं। उस जल की मात्रा मात्र कितनी प्रतिशत है 0.7% है। तो जलमंडल है, उस जलमंडल का विस्तार देखो विश्व में इस प्रकार से है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार आता है 71% भाग पर इसका
विस्तार है कि पृथ्वी के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। कि जलमंडल का 97.2% भाग है वो कैसा आता है, लवणीय या खारा जल है, लेकिन जो स्वच्छ जल की मात्रा है वो 2.8% है। 2.8 में से भी 2.1 तो जो ध्रुव हैं उन पर बर्फ के रूप में स्थित है, और 0.7% जल है जिसको हम काम में लेते हैं, जो नदियों में, झीलों में या भूमिगत जल है उसकी मात्रा मात्र कितनी प्रतिशत आती है, 0.7% है। तो आगे हम इसमें बात करते हैं जलमंडल। तो जलमंडल है, उस जलमंडल में हमें आगे क्या पढ़ना है कि जलमंडल को विभाजित किया गया है कितने भागों में, 4 भागों में। तो देखो जलमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। जलमंडल है उसमें हम बात करेंगे, जलमंडल है उसमें बात करते हैं एक तो महासागरीय उच्चावच के बारे में। हमें इसकी 4 पार्ट पढ़ने कि जलमंडल है, उस जलमंडल के कितने पार्ट पढ़ने, 4, जिनमें 1 नंबर आएगा महासागरीय उच्चावच। एक तो आएगा महासागरीय उच्चावच, दूसरा है लवणता, तीसरा है महासागरीय धाराएं, और चौथा कौन सा पढ़ना है, महासागर। तो देखो इसमें अपने ये 4 पार्ट आएंगे जलमंडल में, महासागरीय उच्चावच, लवणता, महासागरीय धाराएं और क्या आएगा, महासागर। तो ये चारों पार्ट पढ़ते ही अपना जलमंडल कंप्लीट होगा। इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं महासागरीय उच्चावच है। तो जलमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। जो पहला भाग है वो महासागरीय उच्चावच है, जो दूसरा लवणता, महासागरीय धाराएं और कौन सा आएगा, महासागर। सबसे पहले पढ़ते हैं महासागरीय उच्चावच। देखो महासागरीय उच्चावच किसको कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं कि महासागरीय उच्चावच कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। जो महासागर हैं उन महासागरों की औसत गहराई कितनी आती है, 3800 मीटर है। जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, महासागरों की तो आएगी गहराई, और जो महाद्वीप हैं उनकी क्या आएगी, ऊंचाई, वो है 840 मीटर है। कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, वह महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी आती है, 840 मीटर है। इसी में देखो कि महासागरीय उच्चावच है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि महाद्वीपों की भांति महासागरों में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को कहा जाता है। यह महासागरीय उच्चावच की डेफिनेशन है कि महाद्वीपों की भांति महासागरों में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है महासागरीय उच्चावच है। जैसे स्थलाकृतियां मतलब जो महाद्वीप है, महाद्वीप में क्या पाया जाता है,
मैदानी भाग पाया जाता है। यहाँ पर लंबी विशाल पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उन सबको क्या बोल दिया जाता है, स्थल आकृतियाँ कहा जाता है। उसी प्रकार की जो पर्वतमालाएं हैं या फिर जो समतल भाग है या जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, द्वीप हैं, ऐसे किन में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं। और उसी प्रकार की जो आकृतियाँ उसे क्या बोल दिया जाता है, महासागरीय उचावच है। तो महासागरीय उचावच आप समझ गए होंगे कि महाद्वीपों की भांति महासागरों में पाई जाने वाली स्थल आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है महासागरीय उचावच के नाम से जाना जाता है। इसे हम महासागरीय उचावच हैं, इनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि महासागरीय उचावच है, फिर इसको विभाजित किया है 4 भागों में। देखो कौन कौन से आते हैं 4 भाग। एक तो आता है महाद्वीप, महाद्वीपीय मगन तट। दूसरा है महाद्वीपीय मगन ढाल, मगन ढाल। फिर है नित्तल मैदान, नित्तल मैदान। फिर आता है महासागरीय ग्रत, या फिर इसे बोल दिया जाता है ट्रेंच। देखो इस प्रकार से इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया कि महाद्वीपों की भांति महासागरों में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को महासागरीय उचावच कहा जाता है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन से आते हैं, एक तो महाद्वीपीय, ये मगन तट है, एक तो क्या आ जाता है महाद्वीपीय मगन तट है, दूसरा क्या है महाद्वीपीय मगन ढाल है, और क्या है नित्तल मैदान है, और क्या है महासागरीय ग्रत या ट्रेंच। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं इस महाद्वीपीय उचावच के ये 4 पार्ट है। अब देखो ये 4 पार्ट हैं, ये कौन कौन से, इनके बारे में बात करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट लिया हमने महासागरीय उचावच। महासागरीय उचावच में महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। महाद्वीपों की भांति महासागरों में पाए जाने वाली स्थल आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है, महासागरीय उचावच कहा जाता है। और महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, नित्तल मैदान व महासागरीय ग्रत या ट्रेंच है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, महाद्वीपीय या महासागरीय उचावच के बारे में। देखो यहाँ पर लेते हैं इसका पॉइंट। इस प्रकार से जैसे लेते हैं महासागर को। अब देखो इसमें यहाँ पर महासागरीय गुयोट पाया जाता है, ये यहाँ पर है महासागरीय द्वीप। इस प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ पाई जाती हैं। अब जैसे इन आकृतियों में बात करते हैं तो ये सारी आकृतियाँ कहाँ पर आती हैं, ये आकृतियाँ पाई जाती हैं महासागर में। तो महासागर में ये जो आकृतियाँ पाई जाती हैं कि यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आकृति यहाँ पर जो बन रही है वो कौन सी आकृति है, कि यहाँ पर जो बनने वाली आकृति है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें ये लेते हैं महासागर, कि यहाँ पर जो ये विस्तार है ये पूरा जलीय भाग आता है, ये यहाँ पर महासागर है, उस महासागर का विस्तार है। जैसे कोई भी एक विशाल महासागर है, उस महासागर के अंदर इस प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं
ये महासागर का संपूर्ण जलीय भाग है और इसमें पाई जाने वाली आकृतियों को किन किन नामों से जाना जाता है। ये यहाँ पर संपूर्ण जलीय भाग है। अब यहाँ पर पाई जाने वाली आकृतियों को क्या क्या कहा जाता है, तो देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर आ रही है, उसको कहा जाता है, ये तो है महाद्वीप। ये यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम है महाद्वीप। ये यहाँ पर जो आ रही है उस आकृति को किस नाम से जाना जाता है, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कि यहाँ पर जो आने वाली आकृति है उसे महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप है, उसके जस्ट आगे का ये जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो महाद्वीप है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्थलीय भाग है। उसके आगे यहाँ पर जो आकृति पाई जाती है उसे कहा जाता है महाद्वीप, महाद्वीपीय मगन तट, मगन तट। यह है महाद्वीपीय मगन तट। उसके आगे यहाँ पर जो भाग है उसे कहा जाता है महाद्वीपीय मगन ढाल। मगन ढाल के आगे ये जो भाग है इसे कहा जाता है नित्तल का मैदान। नेक्स्ट है, यह है महासागरीय, महासागरीय पर्वतमाला, या इसे बोल दिया जाता है कटक, या इसे कहा जाता है कटक। यह है ग्रत। इसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रत, या फिर ग्रत को क्या बोल देते हैं, ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। फिर यह है यहाँ पर समुद्र गिरी, या फिर सी माउंट, या फिर इसे बोल दिया जाता है एकाकी पहाड़ी। ये जो भाग आता है इसे बोलते हैं गुयोट, और ये यहाँ पर जो भाग आता है इसे बोलते हैं द्वीप। ये आकृतियाँ यहाँ पर महासागर में पाई जाती हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये है महाद्वीप है, ऊपर का जो भाग है वो ये यहाँ पर महासागर का भाग है। फिर महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन ढाल है, नित्तल मैदान है, महासागरीय पर्वतमाला जिसे कटक कहा जाता है। उसके बाद गरत या ट्रेन से वो, या समुद्र गिरी सी माउंट, या एकाकी पहाड़ी है। उसके बाद गुयोट है, और गुयोट के बाद क्या आता है, द्वीप आता है। तो इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट लेते हैं वो आता है महासागरीय मगन तट है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है महासागरीय मगन तट है, कि महासागरीय मगन तट किसको कहा जाता है और इस महासागरीय मगन तट की क्या विशेषताएं आती हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं महासागरीय मगन तट। इसमें 1 नंबर पॉइंट लिया है महासागरीय मगन तट। महासागरीय मगन तट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले कि ये महासागरीय मगन, ये महाद्वीपीय कि ये किसका भाग है, महासागर का है या महाद्वीप का। तो ये किसका भाग आएगा, महाद्वीप का। तो महाद्वीपीय मगन तट, मगन तट। सबसे पहले इसका पॉइंट है कि ये महासागर का भाग है या महाद्वीप का। तो किसका भाग आएगा, महाद्वीप ये लिखा हुआ है, तो किसका भाग आएगा, महाद्वीप का भाग आएगा। इसलिए देखो महाद्वीप का वह भाग, महाद्वीपों का वह भाग जो
जल से ढका है, जो जल से ढका है, कि महाद्वीपों का वह भाग जो जल से ढका है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। उसके बाद कि इसका औसत विस्तार, औसत विस्तार रहता है इसका 80 किलोमीटर तक। कि महाद्वीपीय मगन तट का औसत विस्तार कितना है? तो महाद्वीपीय मगन तट का औसत विस्तार कितना रहता है? 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार रहता है। नेक्स्ट आता है कि औसत गहराई, औसत गहराई आती है इसकी 200 मीटर तक है। यानी यहाँ से इस भाग से इसका माप लिया जाता है तो औसत गहराई कितनी आती है? 200 मीटर तक है। उसके बाद आता है कि ढाल प्रवणता इसकी कितनी आती है? तो इसकी ढाल प्रवणता आती है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक। यानी ढाल प्रवणता ये यहाँ से कितनी इसकी ढाल है, किस प्रकार से ये है, तो इसकी ढाल प्रवणता अगर हम डिग्री में देखें तो कितना आएगी? 1 डिग्री से 3 डिग्री तक आती है। लेकिन विश्व के कुल पेट्रोलियम का 1/4% या फिर 1/4 भाग यहाँ पाया जाता है। यानी समुद्र है, समुद्र से जैसे भारत में बॉम्बे हाई है तो बॉम्बे हाई से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में जो पेट्रोलियम का बॉम्बे हाई से उत्पादन किया जाता है वो समुद्र से, अरब सागर से निकाला जाता है। लेकिन उसका उत्पादन भी समुद्र के कौन से भाग से होता है? तो इसका उत्पादन समुद्र के कौन से भाग से होता है? इसका होता है महाद्वीपीय मगन तट से इसका उत्पादन किया जाता है। तो विश्व में जो कुल पेट्रोलियम है उसका लगभग 1/4 भाग तो महाद्वीपीय मगन तट में पाया जाता है। महाद्वीपीय मगन तट है यहाँ पर विश्व के कुल का 1/4% भाग पेट्रोलियम का पाया जाता है। और जो महासागर है, महासागर का 7.5 से 8.5% भाग आता है। जो महासागरों का कुल विस्तार है उस विस्तार के 7.5 से 8.5% भाग पर विस्तार आता है। किसका आता है? महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार आता है। तो महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है वो महासागरों के कुल भाग के 7.5 से 8.5% भाग पे आता है। इस प्रकार से अपना 1 नंबर जो पॉइंट इसमें है कौन सा है? महाद्वीपीय मगन तट। ये कंप्लीट होता है महाद्वीपीय मगन तट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल के बारे में। तो देखो कि महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन तट वो महाद्वीपों का वह भाग होता है जो जल से घिरा हुआ रहता है और औसत विस्तार 80 किलोमीटर तक है। औसत गहराई इसकी कितनी आती है? 200 मीटर। इसकी औसत गहराई 200 मीटर है और इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसकी ढाल प्रवणता रहती है। 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसकी ढाल प्रवणता रहती है। और विश्व के कुल पेट्रोलियम का 1/4% भाग यहाँ पर पाया जाता है। और महासागरों के कुल विस्तार का 7.5 से ये 8.5% भाग पर इसका विस्तार रहता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 नंबर पॉइंट है वो है महाद्वीपीय मगन ढाल। अब लेते हैं 2 नंबर पॉइंट है महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन ढाल की क्या विशेषता है? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि महाद्वीपों का अंतिम भाग, महाद्वीपों का अंतिम भाग
ये महाद्वीपों का अंतिम भाग रहता है। यहाँ के बाद में महाद्वीप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये महाद्वीपों का अंतिम भाग है, ये यहाँ तक इसका विस्तार आता है। तो ये महाद्वीपों का अंतिम भाग है। और इसका क्या कार्य है कि महाद्वीप व महासागरों को जोड़ता है कि महासागर और महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो महासागर और महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य वह करेगा तो महासागरों का सबसे पहला भाग आएगा और महाद्वीपों का सबसे अंतिम भाग आएगा। तो महाद्वीपों को जो सबसे अंतिम भाग है वो है महाद्वीपीय मगन तट, ये सबसे अंतिम में यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर इसके इस तरफ तो आ जाएंगे महाद्वीप और इसके इस तरफ क्या आएंगे, महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, महाद्वीपीय मगन तट के द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी औसत गहराई, देखो इनका क्रम याद कर लोगे तो ये गहराई है, ढाल प्रवणता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ ये पूरा आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम समझ में आ गया मतलब ये महासागरीय ऊंचावत समझ में आ गया। अब इसकी औसत गहराई है, तो औसत गहराई महाद्वीपीय मगन तट तो यहाँ पर ऊपर रह गया और ये मगन ढाल इसके नीचे आया है। इसका मतलब जो मगन तट है उससे ज़्यादा गहराई किसकी आएगी, मगन ढाल की आएगी। इसलिए जो इसकी औसत गहराई है वो आती है 200 से 300 मीटर और इसकी कितनी थी, 200 मीटर। लेकिन इसकी ढाल प्रवणता देखी जाए कि ढाल प्रवणता, तो ढाल प्रवणता कितनी आती है, ये तो यहाँ पर इस प्रकार से आकर फिर इसका भाग कैसा हो गया, समतल। लेकिन ये तो पूरा इस प्रकार से टेढ़ा है, इसलिए इसकी ढाल प्रवणता ज़्यादा रहेगी। किसके मुकाबले, महाद्वीपीय मगन तट है, नितल मैदान है। नितल मैदान कैसा आ गया, मैदान है तो कैसा होगा, समतल होगा। तो इन सबसे ज़्यादा ढाल प्रवणता इसकी आएगी कि जो सबसे ज़्यादा ढाल प्रवणता है वो किसकी आएगी, महाद्वीपीय मगन ढाल के। ढाल प्रवणता, ढाल नाम से पता चल रहा है। तो इसकी ढाल प्रवणता आएगी 2 डिग्री से कितनी आएगी, 5 डिग्री तक है। 2 डिग्री से 5 डिग्री तक इसकी ढाल प्रवणता है। और महासागरों का 8.5% लगभग ये भाग पाया जाता है। तो महासागर हैं, उन महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल आता है, तो कितने प्रतिशत भाग पर आता है, 8.5% भाग पर। ये अपना इसमें 2 नंबर पॉइंट कंप्लीट होता है। कौन सा है, महाद्वीपीय मगन तट है, सॉरी महाद्वीपीय मगन ढाल। तो क्या विशेषताएं हैं इस मगन ढाल की, कि महाद्वीपीय मगन ढाल है, 2 नंबर पॉइंट है महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपों का सबसे अंतिम भाग है, महाद्वीप व महासागरों को जोड़ने का कार्य करता है, औसत गहराई 200 से 300 मीटर है, ढाल प्रवणता 2 से 5 डिग्री, महासागरों का 8.5% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 नंबर, नित्तल का मैदान। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, कौन सा है, नित्तल का मैदान। ध्यान रखना मोस्ट है, एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि नित्तल का मैदान। तो देखो पढ़ते हैं नित्तल का मैदान। नित्तल के मैदान में है कि महासागरों के 40% भाग पर विस्तार, कि महासागरों में सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है, तो सर्वाधिक विस्तार किसके आएगा, नित्तल के मैदान का। क्योंकि जो नित्तल का मैदान है उसका सर्वाधिक विस्तार है, तो महासागरों के सर्वाधिक भाग पर विस्तार आएगा नित्तल के मैदान का, जो लगभग कितना प्रतिशत आ रहा है, 40%। तो सबसे ज़्यादा भाग पर फैला हुआ है कौन सा है, नित्तल का मैदान। नित्तल के मैदान में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि औसत गहराई
तो इसकी जो औसत गहराई आती है वो देखो, इसे महाद्वीपीय मगन तट है, मगन ढाल है, इन दोनों से ज़्यादा आएगी। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसकी औसत गहराई लगभग आती है 500 मीटर। 500 मीटर। ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता इसकी कम आएगी क्योंकि ये लगभग कैसा आ जाता है, मैदान की तरह आ जाता है, इसलिए इसकी ढाल प्रवणता आएगी 1 डिग्री से कम। 1 डिग्री से भी इसकी कम आती है ढाल प्रवणता। और नित्तल मैदान का अगर विस्तार पूछा जाए कि इसका सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, तो नित्तल मैदान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है प्रशांत महासागर में। महासागर में कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़े भाग का विस्तार भी सर्वाधिक कहाँ पर आएगा, जो सबसे बड़ा महासागर है उसमें इसका सर्वाधिक विस्तार आएगा। तो ये जो भाग है इसी में कि अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं कटक, यहाँ पर कटक है, समुद्र या फिर समुद्रगिरी है, समुद्रगिरी या फिर गुयोट है। ऐसी आकृतियां कहाँ पर पाई जाती हैं, नित्तल के मैदान में पाई जाती हैं। तो ऐसी आकृतियों का विस्तार कहाँ पर आता है, नित्तल के मैदान में ऐसी आकृतियों का विस्तार आता है कि नित्तल का जो मैदान है उस नित्तल के मैदान में ऐसी आकृतियों का विस्तार पाया जाता है। चलो आगे 3 नंबर पॉइंट आता है इसमें, नित्तल का मैदान। तो पढ़ते हैं नित्तल का मैदान। नित्तल का मैदान, नित्तल का मैदान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं तो इसके बारे में बात करते हैं कि नित्तल के मैदान है, इसका महासागर के 40% भाग पर विस्तार है। देखो जो महासागर है उस महासागरों में सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो कौन सा आएगा, नित्तल का मैदान। और सबसे ज़्यादा मोस्ट भी कौन सा है, नित्तल का मैदान। अक्सर शिक्षक भर्ती में नित्तल के मैदान से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि नित्तल का मैदान है वो महासागर के 40% भाग पर इसका विस्तार आता है, जो महासागर में सर्वाधिक विस्तार वाला भाग है। कि महासागर में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत भाग कौन सा आता है, ये आता है नित्तल का मैदान। जो नित्तल का मैदान है इसकी औसत गहराई, तो औसत गहराई के बारे में बात करें तो देखो महाद्वीपीय मगन तट और मगन ढाल है, इन दोनों के नीचे आता है नित्तल का मैदान, इसलिए इन दोनों से ज़्यादा जो गहराई आएगी वो नित्तल के मैदान की आएगी। और औसत गहराई आती है इसकी 200 से या फिर लगभग 500 मीटर। 500 मीटर है कि इसकी औसत गहराई कितनी आती है, 500 मीटर है। ढाल प्रवणता, इसकी जो ढाल प्रवणता है वो क्या रहती है, इसकी जो ढाल प्रवणता है वो देखो, जो नित्तल का मैदान है वो तो इस प्रकार, ये जो नित्तल का मैदान है ये तो सीधा भाग है, मैदानी भाग है, लेकिन मगन ढाल है वो टेढ़ा है, इसलिए मगन ढाल से कम रहेगी नित्तल के मैदान की ढाल प्रवणता है वो 1 डिग्री से कम है। कि 1 डिग्री से भी कम ढाल प्रवणता किसकी पाई जाती है, नित्तल के मैदान की। और नित्तल के मैदान का सर्वाधिक विस्तार आता है कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक विस्तार किसका आता है, नित्तल के मैदान का। जो नित्तल का मैदान है इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर,
और इन स्थलाकृतियों में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत कौन सा आता है? नितल का मैदान। तो सर्वाधिक भाग पर विस्तृत भाग का ही विस्तार सबसे बड़े महासागर में आता है। और यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं कि महासागर में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ निम्न है। अगर प्रश्न हो कि जो नितल का मैदान है उसमें कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो नितल के मैदान में स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जैसे कटक है, इनके अलावा समुंदरगिरी यहाँ पर पाया जाता है, गुयोट यहाँ पर पाया जाता है। ये जो आकृतियाँ हैं ये सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती हैं? नितल के मैदान में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आगे बात करेंगे इसी क्रम में कटक, समुद्रगिरी या गुयोट किसको कहा जाता है। तो अपना यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आता है कौन सा? नितल का मैदान। अब नितल के मैदान का ही हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, कौन सा आता है? कटक। तो कटक के बारे में बात करते हैं, कटक किसको कहा जाता है। तो देखो ध्यान रखना कि जो नितल का मैदान है, नितल के मैदान ये महासागर के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है। लगभग महासागर के कितने प्रतिशत भाग पे आता है? 40% भाग पे। इसकी जो औसत गहराई है वो 500 मीटर आती है। ढाल प्रवणता है वो 1 डिग्री से कम आती है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। और यहाँ पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ निम्न है, जैसे कटक है, समुद्रगिरी है या गुयोट है। ऐसी आकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इन्हीं में 1 नंबर हम पढ़ते हैं, कौन सी स्थलाकृति को पढ़ते हैं? कटक के बारे में कि कटक है। कटक किसको कहा जाता है? तो देखो कटक की डेफिनेशन क्या है कि सभी महासागरों में ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखला जो सभी महासागर हैं उन सभी महासागरों में ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उन्हीं को कटक के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न ये हो कि सर्वाधिक कटक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। कि सर्वाधिक कटक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कटक कहाँ पर पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में पाए जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण है विवर्तनिक प्लेटों के अपसरण के कारण। अपसरण का मतलब क्या होता है कि दो जो प्लेट होती हैं उन दोनों प्लेटों का विपरीत दिशा में खिसकना। अभिसरण में तो क्या होती हैं? प्लेटें आपस में टकराती हैं। अपसरण में प्लेटें क्या करती हैं? विपरीत दिशा में जाती हैं। तो दो प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकना ही क्या कहलाता है? अपसरण कहलाता है। और इसी अपसरण के कारण यहाँ पर क्या होता है? अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में यहाँ पर अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक कटक पाए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पर कटकों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो भाग है ये भाग आता है स्थल मंडल। ये है स्थल मंडल। उसके ऊपर फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर लिखते हैं जैसे इस प्रकार का भाग है। यहाँ पर ये संपूर्ण जलीय भाग पाया जाता है। ये भाग है। अब यहाँ पर जैसे मेगमा आता है कि
मेगमा। जैसे यहां पर मेगमा आता है तो मेगमा किस प्रकार से यहां से निकलता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, इस प्रकार से यहां से मेगमा जाता है। अब यहां पर जैसे प्रेशर लगेगा तो यहां से मेगमा वापिस इस प्रकार से आने लग जाएगा। ये प्रक्रिया यहां पर मेगमा की चलती रहेगी, लेकिन जैसे यहां से मेगमा का प्रेशर आया तो यहां से ये जो भाग है, इन भागों के बीच में यहां पर अपसरण के कारण यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जो निर्मित पर्वत श्रृंखला है, उन पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है, उसे कटक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आती है मध्य अटलांटिक कटक। इसकी लंबाई है 14,600 किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे लंबा कटक है। कि विश्व का सबसे लंबा कटक कौन सा आता है? इस विश्व का सबसे लंबा कटक है मध्य अटलांटिक कटक है। जो मध्य अटलांटिक कटक आता है, उस मध्य अटलांटिक कटक है, उसकी लंबाई कितनी आती है? 14,600 मीटर आती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो भूपृष्ठ है, उस भूपृष्ठ से जो मेगमा निकलता है, मेगमा निकलकर ऊपर की ओर जाता है और फिर यहाँ पर जो यहाँ पर इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जिनमें जो सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं वो यहाँ पर स्थित कौन से महासागर में पाई जाती हैं? अटलांटिक महासागर में। कारण क्या है? अपसरण। विश्व की अगर सबसे लंबी, वैसे अगर पर्वतमाला पूछी जाती है तो कौन सी आएगी? एंडीज। अगर सबसे लंबा जो कटक पूछा जाता है तो कौन सा आएगा? मध्य अटलांटिक कटक है, जो कितना लंबा है? 14,600 मीटर, 14,600 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा कटक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाए जो समुद्र में पाए जाने वाली महासागरीय पर्वतमाला है, उनको किस नाम से जाना जाता है? कटक के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ी है कि कटक, सभी महासागरों में ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? कटक कहा जाता है। सर्वाधिक कटक कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। कारण क्या है? विवर्तनिक प्लेट के अपसरण के कारण यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे यहाँ पर भूपृष्ठ है, उस भूपृष्ठ से मेगमा निकलता है। मेगमा अपनी क्रिया इस प्रकार से करता है, यहाँ से जैसे प्रेशर बनता है तो यहाँ पर इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जिनमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक, जो लगभग 14,600 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो समुद्रगिरी है या एकाकी पहाड़ी है या फिर जो सी माउंट है, वो किसको कहा जाता है? तो देखो, समुद्रगिरी, समुद्रगिरी किसको कहा जाता है? समुद्रगिरी है कि महासागरों की तली में स्थित एकाकी पहाड़ी। देखो, जो महासागर है, उन महासागरों की तली में जो एकाकी पहाड़ी है, उन एकाकी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर समुद्रगिरी या सी माउंट के नाम से जाना जाता है। कटक था, तो कटक का निर्माण तो इस प्रकार से हो रहा था, यहाँ पर इस प्रकार की पर्वतमाला बन रही थी। लेकिन जो समुद्रगिरी है, समुद्रगिरी का तो निर्माण इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो एकाकी पहाड़ी है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर समुद्रगिरी कहा जाता है, एकाकी पहाड़ी को कहा जाता है। और इनका समुद्री लहरों के कारण ऊपरी भाग समतल हो जाता है, उसे गुयोट कहते हैं,
देखो इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है। तो समतल होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, गुयोट के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो तीनों में अंतर बताता हूँ कि कटक पूछा जाता है तो इस प्रकार की जो स्थल आकृति हैं उनको तो क्या बोल देते हैं, कटक बोल देते हैं। और इस प्रकार की सिर्फ जो एकाकी पहाड़ी है इसे क्या बोला जाता है, समुद्रगिरी। यह है समुद्रगिरी। और इन्हीं का जैसे समुद्री लहरें आती हैं, समुद्री लहरें आने के कारण ऊपरी भाग है वो इनका किस प्रकार से ऐसे समतल हो जाता है तो इसे क्या बोल दिया जाता है, गुयोट कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो नीतल का मैदान है, नीतल के मैदान में ये स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं जिनको यहाँ पर इन नामों से जाना जाता है। तो जो नीतल का मैदान है, नीतल के मैदान में ही हमने पढ़ी है महासागरीय पर्वतमालाएं जो कटक के नाम से जानी जाती हैं, समुद्रगिरी या सी माउंट एकाकी पहाड़ियाँ, और यहाँ पर क्या है, गुयोट, और इन्हीं में स्थित जो प्रमुख है द्वीप हैं ये। अब अपने यहाँ पर क्या बचता है, महासागरीय ग्रत या ट्रेंच। तो महासागरीय ग्रत या ट्रेंचों के बारे में बात करते हैं। देखो समुद्रगिरी महासागरों की तली में स्थित एकाकी पहाड़ी को कहा जाता है और समुद्री लहरों के कारण ऊपरी भाग इनका समतल हो जाता है तो इसे क्या बोल दिया जाता है, गुयोट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अपना है ग्रत। अंतिम पॉइंट आता है ग्रत या ट्रेंच। देखो ग्रत या ट्रेंच किसको कहा जाता है कि महासागरों का सबसे निचला भाग, या इसको हम बोल सकते हैं नीतल के मैदान का भी सबसे नीचे का भाग आता है। तो महासागरों का सबसे नीचे का भाग, महासागरों के सबसे नीचे के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ग्रत, या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, ट्रेंच कहा जाता है। इनका निर्माण किसके कारण होता है, तो इनका निर्माण होता है विवर्तनिक प्लेट के अभिसरण के कारण। अभिसरण का मतलब क्या हो गया, दो प्लेटों का आपस में टकराना। तो जो ग्रत है, ग्रतों का निर्माण अभिसरण के कारण होता है। विवर्तिक प्लेटों के जो नियम उसके अनुसार अभिसरण के कारण किनका निर्माण होता है, ग्रत या ट्रेंचों का। इसका विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है, तो इसका महासागरों के 7% भाग पर इसका विस्तार आता है। कि महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार आता है, तो महासागरों के लगभग 7% भाग पर इसका विस्तार आता है। जैसे जो महाद्वीपीय मगन तट है इसका 7.5% से था 8.5% है। फिर यहाँ पर ये है तो इसका लगभग 8.5% है। नीतल का मैदान है तो ये कितना आ जाता है, 40% है, और ये कितना आ जाता है, 7% है। इस प्रकार से इनका विस्तार है। तो महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पर आता है, 7% भाग पर ग्रत आते हैं। और विश्व में अब तक कुल ग्रत, तो अब तक विश्व में कुल कितने ग्रतों की खोज हुई है, 57 ग्रतों की खोज हुई है। कि विश्व में अब तक कितने ग्रत मिले हैं, 57 ग्रत मिले हैं। जो 57 ग्रत हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इन 57 ग्रत हैं उनमें से 32 एक महासागर में, 16 एक में, और 6 एक महासागर में। 32 हैं वो कहाँ पर आते हैं, प्रशांत महासागर में। प्रशांत में 16 कहाँ पर आते हैं, अटलांटिक में, और 6 कौन से में आते हैं, हिंद महासागर में। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि सुमेलित कीजिए तो ग्रत दे देगा एक तरफ और एक तरफ महासागर दे देगा। तो प्रशांत में 32 है, अटलांटिक में 16 है, और हिंद में कितने आते हैं, 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर विश्व में अब तक कितने ग्रतों की खोज हुई है, 57 ग्रतों की खोज हुई है, जिनमें सर्वाधिक ग्रत कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। कि विश्व का सबसे गहरा ग्रत, या फिर एक नंबर ग्रत लिखते हैं मेरियाना ग्रत। मेरियाना ग्रत कहाँ पर आता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत
सागर में। विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ, विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ, कि विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ कौन सा आता है? मेरियाना ग्रंथ। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट 2 नंबर है प्यूर्टो रिको ग्रंथ। ये कहाँ पर आता है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ है। और नेक्स्ट जो 3 नंबर है वो कौन सा आता है? सुंडा ग्रंथ। ये जो सुंडा ग्रंथ है, ये इसकी विशेषता क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ। तो ये है हिंद महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ। ये था अपना क्या? ग्रंथ या ट्रेंच। तो ग्रंथ या ट्रेंच है, इनके बारे में बात करते हैं कि ग्रंथ या ट्रेंच, जो ग्रंथ या ट्रेंच है, इनमें महासागरों का सबसे नीचा भाग है। कि महासागरों का सबसे नीचा भाग कौन सा आता है? ग्रंथ या ट्रेंच है। इसका निर्माण किसके कारण होता है? विवर्तनिक अभिसरण के कारण इनका निर्माण होता है। जो महासागरों के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? 7% भाग पर इनका विस्तार आता है। विश्व में अब तक कितने ग्रंथ मिले हैं? कुल 57 ग्रंथ मिले हैं, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 16 अटलांटिक में और 6 कहाँ पर आते हैं? हिंद महासागर में। मेरियाना ग्रंथ है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ है। प्यूर्टो रिको ग्रंथ है, वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ है। और सुंडा ग्रंथ है, वो हिंद महासागर का सबसे गहरा ग्रंथ है। तो हमने जो जलमंडल था, उस जलमंडल के कितने पार्ट लिए थे? 4 में से आज अपना एक पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसका नाम है महासागरीय उचावच। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लवणता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लवणता के बारे में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।